बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना था जी। चैप्टर नंबर 5 से पहले हम चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 5 इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको मालूम है कि जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं तो कोई एक एग्जांपल, कोई एक स्टोरी बना लेते हैं ताकि उसकी मदद से हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये दो लोग हैं, मिस्टर ए जो है बायर ऑफ राइस है, ये राइस परचेज करना चाहता है। बी के पास जाता है, हु इज अ सेलर ऑफ राइस। लेकिन सेलर ऑफ राइस जो है ना, वो बायर ऑफ राइस को बताता है कि मैं आपको जो क्वांटिटी ऑफ राइस आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं, I will sell you rice if my ship arrive on or before 30th June 2021। वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कोई एक कंडीशन बीच में डाल रहा है। वो कह रहे यार, एक मेरी शिप आ रही है, उसके ऊपर राइस इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर तो वो शिप 30 जून से पहले आ गई, 30 जून या उससे पहले आ गई, तो फिर तो मेरा आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर वो 30 जून तक ना आई तो फिर मेरा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके दरमियान में कोई कंडीशन लगा दी जाए, एक खास किस्म की कंडीशन की बात हो रही है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं, क्या है ये? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोई कंडीशन लगा दी जाए। जैसे किस बारे में कंडीशन लगा दी जाए? किसी अनसर्टेन इवेंट के बारे में लगा दी जाए। जैसे अराइवल ऑफ शिप इज अनसर्टेन। शिप टाइम पे भी पहुंच सकता है, लेट भी हो सकता है। और ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है अब ये मिस्टर ए या मिस्टर बी के कंट्रोल में नहीं है। ऑर्डर हमने किया हुआ है, शिप आ रहा है, शिप की ट्रेवलिंग डिपेंड करती है व्हाट आर द वेदर कंडीशन इन सी। तो ये एक अनसर्टेन इवेंट है, इसका कोई कंफर्म टाइम नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये इवेंट मिस्टर ए और मिस्टर बी की विल से ड्राइव नहीं हो रहा। दैट मीन्स इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। फिर ये एक कोलेटरल इवेंट है, इंसिडेंटल टू मेन कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर शिप नहीं आता तो फिर ये दो लोग परफॉर्म करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। ये इंसिडेंटल है उस इवेंट के साथ। ऐसे नहीं है कि हमने इससे पहले एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग के साथ लिंक होके, लेकिन उसका ताल्लुक वो कोलेटरल नहीं था, इंसिडेंटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। दो टीमें मैच खेल रही हैं, एक जीतेगी या नहीं जीतेगी। लेकिन ये वाला इवेंट डिफरेंट है। ये इवेंट कोलेटरल है, इंसिडेंटल है, हमारी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैच के जीतने और ना जीतने और इस शिप के आने और ना आने के फर्क को हमारे ज़हन को एक्सेप्ट करना है कि भाई शिप आएगा तो उसी में राइस आ रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह के इवेंट को हम क्या कह लें? कोलेटरल या इंसिडेंटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। इंसिडेंटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। Contingent contract should not depend on mere will of the promiser। promiser की will पर ना डिपेंड। अब promiser की will इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि शिप पहुंच रहा है या शिप नहीं पहुंच रहा, बल्कि promiser ने तो ऑर्डर किया हुआ है, इसके कंट्रोल में नहीं है। इस तरह के इवेंट को हम क्या कह रहे हैं? कोलेटरल इवेंट। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कह रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जी बच्चे, आई विल सेल यू राइस इफ माई शिप अराइव ऑन और बिफोर। हम यहाँ अज्यूम करें कि इसने इनिशिएट कर लिया। अगर आप इसको पे भी कर ले तो एक ही बात है, बल्कि हम तो कह रहे हैं, इससे पहले हमने एक लफ्ज बोला है इंडिपेंडेंट में, इन दोनों के कंट्रोल में ये इवेंट नहीं है। प्रोमिजर भी और प्रोमिजी भी, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं इस इवेंट के लिए। अच्छा जनाब, नहीं काउंटर अभी वही एक्सप्लेन करनी है असल में बात। फ्री
consent of promisee is also required. जाहिर है free consent तो required है ही है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जो बाकी essentials हैं वो तो required है ही है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कह रहे हैं? contingent contract कह रहे हैं। डिफाइन करते हैं इसको। contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। हमने कहा था अगर किसी इवेंट पे नॉर्मल वाले इवेंट की हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, मैच के जीतने और ना जीतने पे, बारिश के होने और ना होने पे, ठीक है ना। लेकिन यहां उसने कहा टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, लेकिन साथ ही डिफाइन किया इवेंट कौन सा है? कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ इवेंट है, और ना सिर्फ जुड़ा हुआ है बल्कि कोलैटरल है, यानी अगर ये नहीं आया इंसिडेंटल है। अगर शिप नहीं आता तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कह रहे हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम इसे कह रहे हैं इसका मतलब है ये एनफोर्सेबल बाई लॉ हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑफर और एक्सेप्टेंस को अनकंडीशनल होना जरूरी था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के टाइम पर एक कंडीशन आ रही है, लेकिन उस खास कंडीशन को डिफाइन किया लॉ ने कि अगर ये कंडीशन इन 3-4 बातों पर पूरा उतरती हो, यानी हम इसे क्या कह सकें? कोलैटरल या इंसिडेंटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मसलन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैटरल इवेंट पहले समझते हैं तो फिर ये बात थोड़ी और क्लैरिफाई हो जाएगी। कोई इवेंट कब कोलैटरल या इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नंबर 1, एक्सटर्नल टू द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट टर्म। A collateral event is not directly related to the primary purpose or condition of the contract. It is an external event or circumstances that influence the performance of the contract. वो कह रहा देखो यार इस बात को ऐसे समझो, ये जो मिस्टर ए गया था राइस परचेज करने, ये घर से राइस परचेज करने निकला था, उसका उस शिप से लेना देना कोई नहीं था। लेकिन वो तो ये आया तो इसने कहा राइस तो अवेलेबल नहीं है, मेरी एक शिप आ रही है, अगर आ जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, और अगर नहीं टाइम पे पहुंची तो भाई मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है। वो कोलैटरल बन गया है, मेन पर्पस उस शिप के राइस परचेज करना नहीं था। मसलन ये तो राइस का डीलर है ना, अगर इसके पास इन्वेंट्री पड़ी होती तो कहता ठीक है यार आप भाई इसमें से ले लो, मेरी कोलैटरल वो आ रहा है, वो शिप आ रहा है, तो शिप का फिर हमारे से कोई ताल्लुक बनता ही ना, यानी हम उस शिप से रिलेटेड कोई काम नहीं करने घर से निकले थे, हम तो राइस परचेज करने निकले थे। सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमारा उस शिप से एक इंसिडेंटल रिलेशन क्रिएट हो गया है, कोलैटरल रिलेशन क्रिएट हो गया, हालांकि हम घर से ये काम करने नहीं निकले थे। ये वाली बात को कैसे लिखा गया है? एक्सटर्नल टू द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ राइस, ठीक है ना। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये बंदा फर्ज कर लें 5000 केजी राइस परचेज करना चाहता है, अगर इसके पास रेडी स्टॉक होता तो यही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि इसके पास रेडी स्टॉक नहीं था, इसने एक कंडीशन लगा दी कि यार देखो भाई शिप आएगा तो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ना आया तो फिर आप मुझे वो नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं लेके जाएंगे। आई विल सेल यू राइस if my ship arrives on or before 30th June. Number 2, uncertain occurrence. Collateral event typically involve an element of uncertainty, either in its occurrence or non-occurrence, which make the contract contingent on the event. और अगर हमें कंफर्म हो कोई ऐसा प्रोडक्शन का प्रोसेस है जो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है और हमें पता है यार ये इस तारीख को प्रोडक्शन हो जानी है, तो फिर तो ये अनसर्टेन इवेंट है ही नहीं है। इसीलिए एग्जांपल में हमने शिप लिखा है।
अगरचे बाई एयर भी कोई चीज आ रही हो तो अनसर्टेनिटी उसमें भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन रिलेटिव टर्म में लेस अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर, उस इवेंट की नेचर ऐसे है कि बाई डिफॉल्ट वो क्या है, अनसर्टेन इवेंट। ठीक है ना। नंबर थ्री अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, यानी अगर शिप आई ना तो भाई राइस तो हमारे पास है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते हैं भाई, इसीलिए तो कंडीशन लगा दी है पहले। तो इसका मतलब ये, अब बड़ी मजे की बात ये है, ये हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन ऐसा है कि अगर वो ना हुआ तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी नहीं हो सकेगा। ये एक बड़ी अहम बात है कोलैटरल इवेंट के लिए। चौथी बात, प्री डिफाइंड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं यार जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी में कंडीशन डली हुई हो, इफ माई शिप अराइव ऑन और बिफोर, तो फिर ये कोलैटरल बनेगा। और अगर आपने उस वक्त तो कह दिया ठीक है जनाब राइस ले जाएं, और बाद में आप कह रहे हैं भाई वो शिप आना था वो तो आया नहीं है, नहीं, अब ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट बनाने के लिए जरूरी है कि वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको कॉन्टिंजेंट बनाया जाए। बियॉन्ड पार्टीज कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल ना हो किसके ऊपर, उस शिप के ऊपर, वो अब हमारी विल से ड्राइव नहीं हो रहा। सेपरेट फ्रॉम द मेन contractual event, a collateral event is separate from the main obligation of the contract, which remain the primary focus of the agreement. वो दो बड़ी अहम बातें हैं। अब हमें ना अगर कहीं कोई इवेंट दिखाया गया तो हम ये वाली बातें ढूंढेंगे, अगर इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग हमें नजर आ रही होंगी तो हम कहेंगे कि यार हाँ ठीक है ये कोलैटरल इवेंट है। और अगर ये मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हमें नजर नहीं आ रही होंगी तो फिर हम कहेंगे यार ये तो कोलैटरल नहीं है। और अगर कोलैटरल नहीं है तो फिर तो वेजरिंग में चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? सॉरी नहीं, ये असल में लॉ ने नहीं लिखे हुए, वरना एंड और करते, इसीलिए मैंने एक लफ्ज बड़ा मोहतात इस्तेमाल किया कि अगर इनमें से मेजॉरिटी आ जाए, ठीक है ना, इसीलिए मैंने लफ्ज मेजॉरिटी, ये आपको हम सिखा रहे हैं कैसे आपने देखना है। लॉ ने नहीं ये बातें बताई है, ठीक है ना, ये बातें लॉ ने एक्सप्लेन नहीं की, वरना फिर हम देखते कि इसमें एंड आ रहा है या और आ रहा है, फिर तो हम आपको कहते या ये सारी कंडीशन पूरी होंगी या इनमें से कोई एक पूरी होगी, फिर तो इनमें से कोई ऐसी बात आपको कर रहे होते ना। मसलन जी, सेल ऑफ ए हाउस कंटिंजेंट ऑन दी बायर ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग। एक बंदा कहता है कि यार मुझे ये घर बिकने का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो कहते ठीक है यार, घर तो मैं आप कह रहे हो 5 करोड़ का देंगे, मेरा आपका तय हो गया 5 करोड़ का लेता हूँ, लेकिन मैं बैंक में फाइनेंस अप्लाई कर रहा हूँ, 15 दिन प्रोसेसिंग टाइम है, अगर मेरा फाइनेंस अप्रूव हो गया तो मेरा आपका सौदा ठीक है, और अगर मुझे फाइनेंस ना मिला तो भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे मेरे पास नहीं है। बात समझ आ रही है? अब हमने देखना है क्या ये कोलैटरल इवेंट है कि नहीं है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है कि नहीं है। तो कैसे एवेल्युएट करना है अपने जहन में, पहली बात देखनी है, a buyer and seller enter into a contract for the sale of a house. The contract states that the sale will only proceed if buyer is able to secure a mortgage from a bank. हमें सबसे पहले देखना है क्या ये एक्सटर्नल टू द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है। बंदा घर खरीदने आया कि लोन लेने आया? असल में तो घर खरीदने आया, ठीक है ना, इसका मतलब है एक्सटर्नल टू द कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। नंबर 2, क्या लोन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता? बिल्कुल ऐसा ही है, इसका मतलब है अनसर्टेन तो हो गया। अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, अगर ना मिला तो उसने तो पहले ही कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। प्रीडिफाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही बता दिया गया है? बिल्कुल बता दिया गया। बियॉन्ड पार्टीज कंट्रोल, जाहिर है हमारे दोनों के कंट्रोल भी, हमने अप्लाई किया है, डिसीजन तो बैंक ने लेना है, हम तो डिसीजन वाले लोग नहीं हैं अब इसमें से। सेपरेट फ्रॉम मेन ऑब्लिगेशन, बिल्कुल ऐसे भी है।
The main obligation is the sale of house and collateral event is separate and secondary to the main. वही पहले वाली बात ही है तकरीबन एक्सटर्नल, ठीक है ना, कि यार क्या लोन लेने आए थे कि घर लेने आए थे? घर लेने आए थे। लोन तो दरमियान में आ गया कि यार पैसे नहीं है, जैसे उसने कहा था राइस पड़े तो नहीं है, शिप आ रहा है, अगर आ गया तो दे दूंगा आपको। ऐसे उसने कहा देखो मेरे पास पैसे तो नहीं पड़े, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया पड़ा है, 4 करोड़ का मैं लोन अप्लाई कर रहा हूं, अगर मिल गया तो मैं आपका घर खरीद लेता हूं, मुझे घर तो ठीक है। इसका मतलब पता चला ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पर ही कोई कंडीशन लगा दी जाए। क्या कंडीशन लगा दी जाए? A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract को explain कर रहे हैं उन 5 पॉइंट से आपको, does or does not happen, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? Contingent। बात समझ आई है? अच्छा जनाब आगे चलते हैं। Performance of the contract with the rain clause. A concert organization enter into a contract with the band to perform an outdoor venue. The contract include a clause that states the band will only perform if it does not rain on the day of the concert. कोई ओपन एरिया में कंसर्ट हो रहा है, अब बैंड जो है उसके पास जाहिर है इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट बारिश हो जाएगी तो खराब हो जाएगा, तो उन्होंने पहले ही क्लॉज डाल दिया कि देखें भाई आपका ओपन एयर फंक्शन है, अगर उस दिन बारिश नहीं हो रही होगी तो हम परफॉर्म करेंगे, और अगर बारिश हो रही होगी तो भाई हमारा करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट है, हमने अपना इक्विपमेंट नहीं खराब करना। वेदर इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ये एवेल्युएट करना है। तो सबसे पहली बात वही देखनी पड़ेगी, क्या बारिश का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि बैंड के परफॉर्म करने का हो रहा है? बैंड के परफॉर्म करने का हो रहा है। क्या बारिश का होना ना होना अनसर्टेन है कि नहीं है? अनसर्टेन है। क्या अगर बारिश हो गई तो क्या बैंड परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या हमने पहले ही बता दिया है? बिल्कुल बता दिया है। क्या बियॉन्ड पार्टीज कंट्रोल है? क्या सेपरेट फ्रॉम मेन ऑब्लिगेशन है? तो बिल्कुल है। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा जनाब, ये वही वाली बात है, मैंने दोबारा लिख दी आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही जो ऊपर बातें हैं वही रिपीट हो रही है, सिर्फ आखिरी लाइन मैंने पढ़नी है यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं? आप गाड़ी खरीदते हैं, वो कहते हैं गाड़ी का 1.5% हमें साल का आप प्रीमियम दे दें, खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो गई, तो या हम रिपेयर करा के देंगे या आपको पैसे देंगे। तो ये कौन सी एग्जांपल है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर हो गया तो, और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही डिफाइन हो गया। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगरचे अब हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ एक लफ्ज जरूर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, या किसी बंदे से इंस्टॉलमेंट के कोई चीजें खरीदने जाते हैं, तो कहते हैं यार अपना कोई गारंटर दें। अब गारंटर क्या गारंटी देता है कि अगर इस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं पैसे दूंगा, अगर कर दिया तो कंटिंजेंट हो गया। अब मेन पर्पस मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है, मेन पर्पस उन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मैं क्या, मेरा जो इवेंट है वो क्या है? इंसिडेंटल, कोलैटरल। तो फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा हो गया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, वो कहते हैं यार पिछले चैप्टर में एक बात हम पढ़कर आए हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट।
और यहाँ एक नई बात पढ़ ली है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके दरमियान डिफरेंशिएट कर लेते हैं जरा। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इल्लीगल। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? इन अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। मसलन शिप आ जाए तो सेलर को भी फायदा हुआ, राइस आए और बिक गए। बायर को भी फायदा हुआ, वो जो राइस परचेज करना चाह रहा था वो उसको मिल गया। दोनों रियल इंटरेस्ट इन अकरेंस था यहाँ पर। बात समझ आ रही है ना? रियल इंटरेस्ट इन अकरेंस था। यहाँ जो इंटरेस्ट है ना, पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। दो मुल्कों का मैच चल रहा है, आपने बेट लगाई हुई है, आपका कोई और ताल्लुक नहीं है, ना आप क्रिकेट वहां खेल रहे हैं, ना उस मुल्क के बाशिंदे हैं। अच्छा, मुल्क के बाशिंदे हो तो तब भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय एक बात के कि या आप एक विनिंग अमाउंट, लॉटरी अमाउंट, गैम्बलिंग अमाउंट जीत जाएंगे या लूज कर देंगे। एक और बात से अंदाजा लगाना है स्टूडेंट लेवल पे आपने, जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें एक आदमी जीतेगा और दूसरा हमेशा हारेगा। जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हमेशा दोनों पार्टीज विन करेंगी, बोथ पार्टीज विन। जो राइस बेच रहा था उसके राइस बिक गए, जाहिर से कोई प्रॉफिट हुआ होगा। जो घर से राइस खरीदने निकला था उसका वो पर्पस पूरा हो गया, उसको वो राइस मिल गए, वो भी विन कर रहा है। वो तो घर से राइस ही खरीदने निकला था ना, हो सकता है इसने भी इससे खरीद के कहीं और बेचने हो या ना भी बेचने हो। दोनों पार्टीज विन। विन का मतलब है कि दोनों जो चाह रही थी वही हुआ है, लूजर कोई नहीं है। वो जो घर से राइस परचेज करने निकला था ना, शिप पहुंच गई, अब वो सर पकड़ के नहीं बैठा हो यार किस्मत ने साथ ही नहीं दिया, नहीं, बल्कि खुश हो रहा है कि मैं राइस लेने निकला था और मुझे राइस मिल गया। लेकिन मैच में जो जुआ हारा है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। एक पार्टी जीत रही है और एक पार्टी हार रही है, इसमें दोनों पार्टी जीत रही है। ये मेन डिफरेंस है दोनों बातों में। दोनों हार गई ना, जीता कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं एक जीते और एक हारे, ऐसा नहीं है। और दोनों जो हारती नजर आ रही है ना, वो दोनों ने अपने अपने हार को शेल्टर दे दिया था। यार देखो, अगर 30 जून तक ना आया ना फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सामने वाले ने भी एग्री कर दिया था कि अच्छा जनाब ठीक है, ओके। तो एक्चुअली इन रियल सेंस यहां भी दोनों जीत गई हैं। अच्छा जी, अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर uncertain event is merely collateral. Uncertain event is the sole determining factor of the मैच जीते या हारे, यही डिफाइन कर रहा है सब कुछ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या मतलब है? समथिंग इन एक्सचेंज। इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बाद दफा तो कोई रेसिप्रोकल हो भी सकता है कि अगर मैं जीता तो इतने पैसे मिलेंगे, तुम जीते तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इस तरह का। और बाद दफा एक वन साइडेड भी तो बेट लगी होती है ना कि यार शर्त लगा लो, बंदा नहीं जीत सकता, कहता ठीक है अगर ये जीत गया तो मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा। अब ये वन साइडेड शर्त लगी हुई है, लेकिन यहाँ कोई काम वन साइडेड नहीं। ये तो एक्चुअली एक प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सिवाय इस बात के कि ट्रांजैक्शन की नेचर की वजह से एक पार्टी ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें कंडीशन लगा दी, क्लॉज इंसर्ट कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा है कि यार अगर ऐसा ना हुआ और चीज ऐसी मैं डील कर रहा हूं कि इसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकती हैं, तो ये ना हो ये कहे भाई मुझे राइस दो और उस वक्त मुझे राइस महंगे खरीद कर इसे देने पड़ जाए। तो उसने पहले ही कहा कि यार भाई मेरी बात सुनो, अगर तो शिप आ गया 30 जून तक तो मैं आपको राइस देने का पाबंद हूं, और अगर 30 जून तक शिप नहीं आया तो भाई मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है। ये बिजनेस डील ही हो रही है, ये एक प्रॉपर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक पार्टी ने अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए क्लॉज इंसर्ट कर दी है।
अगर ये उसको कहता कि यार आप ना 25 जून को आ जाए, मैं आपको राइस दूंगा, कंडीशन नहीं लगाई, फिर इसे 25 जून को, अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर इसे 25 जून को राइस देने पड़ेंगे और अगर इसके पास राइस नहीं है, फर्ज किया इसने राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया था 400 पर केजी और अब राइस हो गए 500 पर केजी, तो वो जो लॉस हो रहा है ना 100 पर केजी का बायर को, वो इसको पे करना पड़ जाएगा अगर इसने ये कंडीशन ना लगाई होती तो। डैमेजेस आगे आएगा चैप्टर 8 आई थिंक सो। उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन डालते हैं। अब ये भी आपको पता है कि एक अहम इवेंट है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर काम ऐसे हो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले फर्ज किया ये बंदा आया था उसके पास 15 मई 2023 को, उसने कहा जनाब बिल्कुल आपको राइस मिल जाएंगे 25 जून 2023 को आप आ जाएं, मेरा एक शिप आ रहा है आपको राइस मिल जाएंगे। बस इतनी बात हुई है, बताया कि मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई शिप आया नहीं और कोई कंडीशन आ रहा है मेरा शिप 10-15 तारीख तक आ जाएगा, आप 25 तारीख को ले लें, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर 25 को ये राइस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो ये बंदा लाइबल है, जो मार्केट वैल्यू होगी उसमें लेकर देने का, ठीक है ना। बायर को जो लॉस आ रहा है ये कवर करना पड़ेगा इसको। लेकिन अगर उसने कहा कि यार देखो भाई मेरा शिप आ रहा है, मैं आपके साथ 30 जून 2023 तक का वादा करो, अगर इस टाइम तक शिप आ गया तो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन फर्ज करें अगर 1 जुलाई 2023 को शिप आया तो फिर मेरा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर शिप आ गया, दोबारा नया रेट मेरे पास होगा, नई चीज मेरे पास होगी, फिर आप आ जाना दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा इधर अगर शिप ना आया तो। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर गेज करें अपने ब्रेन से कि ये एक प्रॉपर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ये पाकिस्तान मैच जीतेगा और हारेगा वाले कॉन्ट्रैक्ट में और इसमें बड़ा फर्क है। आज बारिश होगी क्या नहीं होगी इसमें बड़ा फर्क है। अच्छा, मैंने दानिस्ता बारिश की, क्योंकि हम एग्जांपल देते हैं आमतौर पर, तो बच्चे के ध्यान में होता है बारिश वाला कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, मैंने दानिस्ता बारिश वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आपको, जब वो कमर्शियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिंक हुआ तो वो कॉन्टिंजेंट बन गया। अभी जो सिंगर वाली बात हम कर रहे हैं, तो असल में गेज करना है कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को गेज करना है कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर मेरी कमर्शियल में है, कमर्शियल में कोई कंडीशन लगाई गई है या एक महज गैम्बलिंग वाली बात हो रही है। तो वहां से आपको ये बात थोड़ी सी समझ आएगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो नया एग्जामिनेशन का ट्रेंड चल रहा है उसमें एग्जामिनर 2 तरह के काम कर रहा है। एक प्योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जहां आपका कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, जहां ये सारी डिस्कशन रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि आपको कोई सिनेरियो क्रिएट करके उसके ऊपर आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। एक लंबा पोर्शन 70% इससे ड्राइव हो रहा है, लेकिन स्टिल 30% डायरेक्ट रटे वाला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसको साथ साथ हमें याद भी करना है, यानी जो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स आ रहे हैं ना, ये साथ साथ हमने याद भी करने हैं, इनकी क्रैमिंग भी करनी है। ये पीछे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड कौन सा जी? अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट इज द सोल डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली, वो कहते हैं यार वही, ये असल में वो जो इंडिपेंडेंट वहां लिखा था ना, ये उसी बात को जरा इस तरह लिखा, वो कहते हैं कि ये कोलेट्रल है, यानी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है। पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट राइस परचेज करना था, पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं था कि शिप इस तारीख को पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। अच्छा, हम 2 लोग, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता, अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया, हम 2 लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और
कॉन्ट्रैक्ट यही हो रहा है कि यार अगर इस तारीख तक शिप आ गया तो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और नहीं आया तो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट। दो बंदे वहीं, दो लोग बैठे हुए हमारे कॉन्ट्रैक्ट को सुन रहे हैं और कहा यार बताओ शिप आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता है, तो चलो शर्त लगाते हैं। उसी शिप के ऊपर वही दो लोग बैठे शर्त लगा रहे हैं, उनका वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उनके लिए ये कोलेट्रल नहीं है, वो सिर्फ महज इसकी अनसर्टेनिटी से बेनिफिट उठा रहे हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आ भी, ये जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं ये तो सड़क पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बताओ पहली गाड़ी जो आएगी उसका इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा। इन्हें तो एक अनसर्टेन इवेंट चाहिए, एक अक्रस वाला इवेंट चाहिए। तो वही शिप हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व कर रहा है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। उसी शिप के ऊपर दो लोग बाहर बैठे जिनका लेना देना कोई नहीं है, वो जुआ खेल रहे हैं, वो उनके लिए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो असल बात ये है कि यहाँ वो कोलेट्रल है, पर्पस वो नहीं है, और यहाँ असल में उसकी अनसर्टेनिटी से ही तो हम प्ले कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? मिशन कोई फैक्ट्री है, चीजें प्रोड्यूस करते हैं, और जी कल आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी। अब इसके ऊपर लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे कि कल प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादा सर्टेन है। हाँ हो सकता है इस वजह से कल भी ना हो, लेकिन इसमें ज्यादा सर्टेनिटी का एलिमेंट है ना। इट इज सर्टेन कि ऐसा ही होगा। डॉन ब्रेड वाले रोज सुबह ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करके और सप्लाईज देके चले जाते हैं, तो मैं अनसर्टेनिटी का शिकार नहीं है कि यार कल डॉन वालों की ब्रेड आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन शिप के ऊपर अभी भी हम अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। तो पहले सबसे इस एलिमेंट को गेज करें अपने माइंड में। इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा मैंने बातें लिखी हुई थी। ये जो 5 पॉइंट आपको बताए हैं ये जनरली आपकी आईकैप की किताबों में या और कहीं लिखे हुए आपको नजर नहीं आते। ये उसी को गेज करने का तरीका है। यार कोलेट्रल इवेंट को गेज कैसे करना है, इसीलिए आपको कहा कि यार अगर इसमें से मेजॉरिटी चीजें नजर आए तो बस आप कोलेट्रल मान लें। नंबर 1 external to the primary contract, number 2 uncertain occurrence, number 3 affect contractual performance, number 4 predefined in the contract। अच्छा, बाद में जितनी मर्जी genuine situation create हो जाए, नहीं वो contingent contract नहीं बन सकता। contingency हमेशा at the time of the contract inject की जाएगी। बाद में आप नहीं, वो फिर नहीं है, फिर तो आपके ऊपर वायलेशन वाला उसूल लगेगा, कंपनसेशन आपको पे करनी पड़ेगी। भले हकीकत यही हो ओके यार उस वक्त मुझे बताना भूल गया था, नहीं भूल गया था तो कोई बात नहीं, भुगते हैं उसको। अभी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टी परफॉर्म ना करे तो उसने डैमेजेस पे करना है। नाउ यू हैव टू पे डैमेजेस। लेकिन अगर आपने कंडीशन लगा दी थी इस शक्ल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है। अगर इस कंडीशन के विद इन ब्रैकेट चेंज आ रही है तो आप जिम्मेदार नहीं है, आपको डैमेजेस पे नहीं। एक्चुअली मेन डिफरेंस इसी बात है। तो दो छोटी छोटी बातें आज आपको काम करना है घर जाकर। नंबर 1 डेफिनेशन याद, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल वाली डेफिनेशन ही है। Contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। एक बार फिर आपने समझना है इन 5 पॉइंट को, ठीक होगी बात। और तीसरी और आखिरी छोटी सी जो बात है, that is what is the difference between contingent contract and wagering contract। ऐसे ही है। हमने जो आखिरी चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा था? चैप्टर 4 था ऑब्वियसली। हमारा इस वीक में तो टेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप नेक्स्ट वीक आएंगे तो हमारा चैप्टर 4 का कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है ना। चैप्टर 4 का टेस्ट होगा। और अब
अब हमें टेस्ट की क्वालिटी को भी थोड़ा सा बेहतर करना है। आप 1-2 दिन के अंदर मैं आपको एक तो मैंने आपको स्लाइड प्रोवाइड किए पास पेपर की क्वेश्चंस, और उसके अंदर बहुत सारे वो क्वेश्चन भी हैं जो फिर मैंने खुद किए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह 1-2 रोज के अंदर, ताकि अब आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर ले जाना शुरू करें कि जहां पे हम कह रहे हो कि यार ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो ये आई कैप पॉइंट से हमारे तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला अगले 20 दिनों में हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का मतलब होता है तैयार हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर ही ज्यादा जान लग रही होती है, यही ज्यादा टेक्निकल लॉ है। बाकी जो है वो इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इससे आसान है। आप कहेंगे सर ये तो खुद ही आसान था। हाँ, वो रिलेटिव टर्म में गुफ्तगू हो रही है, यस। बाकी का जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जब हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, तो वो इससे आसान लॉ है। यहाँ ही एग्जामिनर थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी करता है, थोड़े मुश्किल सवाल इसी में से डिजाइन करता है, इसी को लेकर चलता है। तो कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे, अदरवाइज इस ने आज ही खत्म हो जाना, फिर आपने कहना सर ने एक दिन में ही खत्म करा दिया।